साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सत्ता में बने रहने के लिए ये सत्तारूढ़ दल आपके अंदर पल रही नफरत को कैश कराना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो नफरत हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी हो सकती है, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के बीच में भी हो सकती है, छोटे कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों के बीच में भी हो सकती है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों का अगर वेतन काटा जाता है, उनका डीए काटा जाता है या उनके साथ कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो वो अध्यापक जिस गांव में पढ़ा रहा है उस गांव में जिन लोगों के घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, उनके मन में अमूमन इस बात को लेकर ईर्ष्या होगी कि सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बहुत मोटी मिलती है और इसके एवज में इनको काम बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। कई कर्मचारियों के लिए और प्राथमिक अध्यापकों के लिए बात सही हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम लोग एक ही तराजू पर तौले जाते हैं। लेकिन वो जो नफरत है उसको सरकार कैश करा लेती है। उसी तरीके से जब लेखपाल के साथ कुछ होता है तो अन्य किसान सोचता है बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि ये लेखपाल हम लोगों से पैसा बहुत लेते हैं। उसी तरीके से पुलिस विभाग के कर्मचारियों के साथ जब कुछ गलत होता है तो बाकी जनता सोचती है कि इनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। उसी तरीके से जब सचिवालय कर्मचारियों का वेतन काटा जाता है तो बाकी अन्य कर्मचारी सोचते हैं कि इनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। यही क्रम लगातार चलता रहता है और इसी नफरत का फायदा उठा करके हम एक दूसरे के लिए आगे नहीं आ पाते हैं। स्थिति ये आती है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार समस्त कर्मचारियों के तमाम सारे भत्तों से लेकर के एक एक दिन के वेतन भी कटवा लेती है। इसके अलावा डीए पर भी 2021 तक रोक लगा देती है। अब आगे ये भी देखना होगा कि जो समय समय पर वेतन वृद्धि उनकी होती है वो वेतन वृद्धि भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इस लिस्ट में वो उन पेंशन भोगी कर्मचारियों को भी जोड़ लेती है जिनमें से कई लोग केवल अपनी पेंशन के दम पर ही चल रहे हैं। उनका डीए भी रोक दिया जाता है और ये सब किया जाता है कोरोना वायरस की आड़ में। कोरोना काल में शराब को राष्ट्रहित और राजस्व का स्रोत बताने वाली ये सरकारें अब कर्मचारियों के तमाम सारे भत्ते उनकी सैलरी में से काट ले रही हैं। कहने को तो सैलरी कम नहीं की जा रही है, लेकिन ये तमाम सारे भत्ते सैलरी में ही जुड़े हुए थे। इसका मतलब दूसरे तरफ से उनकी सैलरी काट ली गई है। 12 मई 2020 को 7 भत्ते अग्रिम आदेश यानी कि जुलाई 2021 तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। नगर प्रतिकर भत्ता जो समस्त कर्मचारियों को मिलता था, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी से लेकर के प्रथम क्लास अधिकारी तक सभी का नगर प्रतिकर भत्ता काट लिया गया है। सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता मिलता था, वो भी खत्म कर दिया गया है। इसी तरीके से पुलिस विभाग में काम करने वाले अपराध शाखा, सीबीसीआईडी, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, सतर्कता, एलआईयू, सिक्योरिटी तथा विशेष जांच शाखा में काम करने वाले लोगों के भी तमाम भत्ते काट लिए गए हैं। सिंचाई विभाग एवं अन्य इंजीनियरिंग विभागों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाला आईएनडपी भत्ता और अर्दली भत्ता भी काट लिया गया है। भविष्य निधि के रखरखाव करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता काट लिया गया है। पीडब्ल्यूडी एवं इंजीनियरिंग में रिसर्च भत्ता, अर्दली भत्ता, डिजाइन भत्ता भी काट लिया गया है। इसके अलावा समस्त विभागों के जेई यानी कि अवर अभियंताओं को अलग से 400 रुपये एक विशेष भत्ता अनुमन्य था, वो भी काट लिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं सचिवालय भत्ते की, क्योंकि सबसे पहले विरोध यहीं से शुरू हुआ। सचिवालय में अपर निजी सचिव संघ के अध्यक्ष अनूप वर्मा और महामंत्री लालचंद्र मौर्य ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके कहा है कि कोरोना के समय में जिस तरीके से अन्य विभाग के कर्मचारी काम कर रहे थे उसी तरीके से हम लगातार लड़ रहे थे और प्रदेश की तमाम सारी योजनाओं को संचालित करवाने की, उनके क्रियान्वयन करने के लिए, उनके लिए नीतियां बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी ही जिम्मेदार होते हैं। इसलिए अलग से उनको जो भत्ता मिलता था सचिवालय भत्ता, उसको निरस्त न किया जाए। इससे प्रदेश भर के कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। अब मैं ये भी आपको समझा देता हूं कि अपर निजी सचिव से लेकर के ज्वाइंट सेक्रेटरी और विशेष सचिव स्तर तक आखिर सचिवालय भत्ता कटने से प्रति माह इन लोगों को नुकसान क्या होगा। अपर निजी सचिव का सचिवालय भत्ता था 1300 रुपये और 720 रुपये इन लोगों को नगर प्रतिकर भत्ता मिलता था। इसका मतलब 1920 रुपये हर महीने इनकी सैलरी में नुकसान होगा। सेक्शन ऑफिसर को 1280 रुपये मिलता था सचिवालय भत्ता और 900 रुपये मिलता था नगर प्रतिकर भत्ता, इनको ये नुकसान हुआ है। निजी सचिव में ग्रेड 1 के हिसाब से अगर हम देखें तो ग्रेड 1 को नुकसान होगा यही 1300 रुपये और 720।
ग्रेड 2 को नुकसान होगा, अंडर सेक्रेटरी के बराबर उनको मिलता था। तो अंडर सेक्रेटरी को नुकसान हुआ है 1940 रुपये सचिवालय भत्ता और 900 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता। उसी तरीके से डिप्टी सेक्रेटरी को नुकसान हुआ है 2070 रुपये सचिवालय भत्ता, 900 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता। उसी तरीके से ज्वाइंट सेक्रेटरी को 2250 रुपये सचिवालय भत्ता और 900 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता। इसी तरीके से अगर सचिवालय सेवा का कोई कर्मचारी विशेष सचिव स्तर तक पहुंचता है तो उसको मिलता था सचिवालय भत्ता 2500 रुपये और 900 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता। लेकिन अगर पीसीएस से या आईएएस से कोई विशेष सचिव आता है सचिवालय में बन करके तो उसको मिलता था 2000 रुपये सचिवालय भत्ता और 900 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता। नगर प्रतिकर भत्ता हर नगर यानी कि हर शहर के हिसाब से अलग अलग होता है। लखनऊ चूंकि एक क्लास शहर में आता है तो यहाँ का नगर प्रतिकर भत्ता 900 रुपये है। अन्य छोटे छोटे शहरों में उस शहर के खर्चे के हिसाब से कम होता था। ये सभी कर्मचारियों को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा सचिवालय कर्मचारियों को जो डीए का नुकसान हुआ है, समस्त कर्मचारियों को इनको भी नुकसान हुआ है। सचिवालय के समस्त कर्मचारियों ने चतुर्थ श्रेणी से लेकर के विशेष श्रेणी तक सभी लोगों ने अपने एक दिन का वेतन भी कटवाया है। सचिवालय के समस्त कर्मचारियों को यहीं से सबसे बड़ी दिक्कत होना शुरू हुई। इस बारे में सचिवालय के तमाम सारे कर्मचारी और अधिकारी एक राय हैं। पहले तो उनका विरोध इस बात को लेकर है कि उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड सचिवालय में सचिवालय भत्ते को निलंबित नहीं किया है। वहीं दूसरा विरोध उनका इस बात को लेकर के है कि ये तमाम सारे निर्देश अगर आईएएस लोग निकालते हैं तो ये अपनी एक दिन की सैलरी क्यों नहीं कटवा रहे हैं। नेशनल जनमत ने इसकी पड़ताल की तो बात निकल करके सामने ये आई कि आईएएस एसोसिएशन द्वारा एक दिन की सैलरी कटने की घोषणा तो की गई है, लेकिन जहां से इनका वेतन कटता है इरला से, वहां पर आईएएस एसोसिएशन की तरफ से लिख के ही नहीं दिया गया है कि उनका एक दिन का वेतन काटा जाए। इसका मतलब अभी तक कोरोना फंड में जहां तमाम सारे कर्मचारी लोग अपना वेतन कटवा चुके हैं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से लेकर लेखपाल, तमाम सारे बाबू, तमाम लोग एक एक दिन का वेतन कटवा चुके हैं, लेकिन आईएएस लॉबी ने अभी तक अपना एक भी दिन का वेतन नहीं कटवाया है। दूसरा, सचिवालय के कर्मचारियों को इस बात को लेकर तकलीफ है कि आईएएस, आईपीएस या आईएफएस यानी कि केंद्रीय सेवा के लोगों को 750 रुपये प्रतिदिन का स्पेशल मेडिकल अलाउंस मिलता है। 750 रुपये प्रतिदिन का। कुछ अच्छे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो इसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग तमाम उल्टी सीधी दवाओं के बिल दिखा करके 750 रुपये प्रतिदिन स्पेशल मेडिकल अलाउंस लेते हैं। लेकिन साल में जब उनको एक बार ये दिखाना पड़ता है कि उनकी फिटनेस ठीक है या नहीं, क्योंकि उस फिटनेस के आधार पर ही उनकी आगे की नियुक्ति तय होती है कि उनको किसी जिले में किसी जिलाधिकारी, कमिश्नर इस तरह की पोस्ट पर, सक्रिय पोस्ट पर भेजा जाए या नहीं, तो उसमें तमाम सारे आईएएस अधिकारी अपने आप को फिट दिखाते हैं। तो ये कैसे संभव है कि जहां एक तरफ वो अपने आप को साल भर में एक बार फिट भी दिखा रहे हैं और हर दिन 750 रुपये स्पेशल मेडिकल अलाउंस भी ले रहे हैं। तो सचिवालय के कर्मचारियों को यही तकलीफ है कि आईएएस लोग बैठ करके अपने हिसाब से सारे नीति निर्धियां निर्धारित कर लेते हैं, खुद का एक दिन का वेतन भी नहीं कटता है। आईएएस और आईपीएस लॉबी ने मिल करके केवल 21 लाख रुपए दिए हैं। सोचिए कि जो आईएएस एसोसिएशन है इतनी मजबूत हैं, उतनी मोटी मोटी सैलरी है, तमाम सारे लोगों की कमाई का तो कोई स्तर भी नहीं है, उसके बाद भी कोरोना फंड में दान देने के लिए आईएएस एसोसिएशन और पीसीएस एसोसिएशन खुद सामने नहीं आई। पीसीएस एसोसिएशन ने भी एक मुफ्त घोषणा नहीं की कि हमारे संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे पीसीएस अधिकारी अपना एक दिन का वेतन कटवाने के लिए तैयार हैं। कुछ पीसीएस लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कटवाया है, लेकिन एसोसिएशन आगे नहीं आई है। तो सवाल यही उठता है कि सहायक अध्यापक ही पूरे देश में या छोटे कर्मचारी ही पूरे देश और प्रदेश में मुफ्त की सैलरी उठा रहे हैं क्या? केवल इन्हीं के वेतन से छेड़छाड़ क्यों की गई? ऐसे समय में जब आप कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी कोरोना वॉरियर हैं और ऐसे समय में भी उनका वेतन काट ले रहे हैं। पुलिस वाले जो सिपाही हैं, अगर सिपाही में कोई भर्ती हुआ है तो उसको 480 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता का नुकसान होगा। लखनऊ जैसे शहर की बात बता रहा हूं। और कोई इंस्पेक्टर पोस्ट पर है तो उसको 720 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता का नुकसान होगा। कोई डीएसपी की पोस्ट पर है तो उसको 900 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता का नुकसान होगा। इसी तरीके से कोई पुलिसकर्मी अगर सुरक्षा शाखा में तैनात है तो 6600 और 5400 वेतनमान वाले को 1600 रुपये अलग से मिलते थे सुरक्षा शाखा के तहत विशेष भत्ता, जो अब नहीं मिलेगा। 900 रुपये इसमें और जोड़ दीजिए नगर प्रतिकर भत्ता, ये भी नहीं मिलेगा। डीए बढ़ना पहले से कैंसिल था, वो नहीं बढ़ेगा।
7600 वेतनमान पर अगर कोई है तो उसके 2000 रुपये विशेष अलाउंस सीधे कट जाएगा और नगर प्रतिकर भत्ता 900 रुपये कट जाएगा। कुल मिलाकर के इन लोगों को प्रति माह सैलरी में 3000 से लेकर के 5000 तक का नुकसान होगा। अलग अलग जो विभाग हैं जैसे अपराध शाखा, सतर्कता शाखा, विशेष जांच शाखा, इन तमाम सारे शाखाओं में अलग अलग मान था, लेकिन मैंने एक अनुमान बता दिया कि हर महीने उनको इतनी सैलरी का नुकसान अब होने जा रहा है। इसी तरीके से सिंचाई विभाग का एक अनुमान मैं बता देता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 340 रुपये नगर प्रतिकर भत्ता लखनऊ के हिसाब से नुकसान, तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 480 रुपये से लेकर 720 रुपये तक का नुकसान, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी को 900 रुपये का नुकसान, और जेई अगर कोई है तो 400 रुपये प्लस 720 रुपये, अगर कोई लखनऊ में जेई है तो उसको 1120 रुपये प्रति माह नुकसान, और जो अन्य काटे गए हैं डीए वगैरह वो अलग से है। इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी में अगर कोई अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात है तो उसको वर्तमान हिसाब से 8000 से 10000 रुपये तक का सैलरी का नुकसान है। लेकिन अगर बढ़ता हुआ डीए या देखें लगातार जो उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट होता था उस हिसाब से जब तक के लिए ये स्थगित किए गए हैं भत्ते 16-17 हज़ार रुपये पर मंथ का नुकसान सीधे इन कर्मचारियों और अधिकारियों को हो रहा है। उसी तरीके से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता, डीए, एरियर वगैरह सब फ्रीज हो चुका है। अब बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की। कहा गया कि उनको एक दिन का वेतन कटवाना स्वैच्छिक है, लेकिन ये तब कहा गया स्वैच्छिक है जब वो लोग एक दिन का वेतन ऑलरेडी कटवा चुके थे। इसका मतलब बिना उनसे पूछे एक दिन का वेतन कटवा लिया गया। दो जगह का मैं उदाहरण बताता हूं, बीएसए जौनपुर और बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर। इन दोनों ही जगह से बकायदा आदेश जारी हुए और लोगों से कहा गया कि प्राथमिक शिक्षक चंदा उगाही करके दें। जौनपुर में तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय महराजगंज के प्रधान अध्यापक राम सबद ने आरोप लगाया कि खंड शिक्षा अधिकारी बसंत शुक्ला ने उनको इसलिए पिटवा दिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम आपको पैसा देने की बजाय हम सीधे कुछ छात्रों को मदद पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन बसंत शुक्ला ने कहा कि बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी का आदेश है, हमें ऊपर तक पैसे पहुंचाने हैं, इसलिए पैसे कलेक्ट करके दो। लेकिन राम सबद ने मना किया तो उनको बुरी तरीके से पीटा गया। उन्होंने इस चीज़ की तहरीर थाने में भी दी थी, कार्रवाई नहीं होनी थी, कार्रवाई नहीं हुई। उसी तरीके से बेसिक शिक्षा अधिकारी ललितपुर का भी लेटर एक जारी हुआ जहां पर साफ दिखाया जा रहा है कि टीमें बना करके खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा जा रहा है कि आप शिक्षकों से जो भी मिले, जो भी वो दान देना चाहें वो दान इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाइए। बहुत अच्छा है, दान देना चाहिए, लेकिन उसको सरकारी मजबूरी मत बनाइए। एक तरफ सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े राहत पैकेजों का झुंझुना थमाया जा रहा है, दूसरी तरफ से सरकारी कर्मचारियों की जेब से आप पैसे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सरकारी कर्मचारी को परेशान होता देख किसान, मजदूर, वंचित वर्ग जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है वो बहुत खुश होता है। एक तो फ्रस्ट्रेशन के कारण, दूसरा इसके कारण कि इन लोगों ने मेरा काम नहीं किया था, अब परेशान किए जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो वर्ग भी अछूता नहीं है। तमाम सारे वर्ग जो आज खुश हो रहे हैं इन लोगों की परेशानी को देखते हुए निश्चित तौर पर उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ नए नियम जरूर लादे जाएंगे। इसी नफरत का फायदा केवल ये कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच में नहीं उठाते हैं, ये दो जातियों के बीच में भी उठाते हैं। इनको पता है कि कुर्मी को यादव से कैसे लड़ाना है, यादव को मौर्य से कैसे लड़ाना है, जाटों को धोबी से कैसे लड़ाना है, और इन सभी लोगों को लड़ा करके ये अपना फायदा लेते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए इसी नफरत को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ दूसरे से नफरत करने के कारण अपनी बारी आने का इंतजार मत करिए, समय रहते विरोध दर्ज कराइए। सरकारों की जिम्मेदारी हमारी जेब से ही केवल पैसा निकालना नहीं है, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं का, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल भी रखें। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो